Welcome to my channel Motive Kids, Sparks Mind and Ignite Dreams. If you like the video, please don't forget to like, comments, share and subscribe. Happy watching! पोरबंदर के शांत तटीय शहर में नियति बन रही थी। तारों से भरे आकाश के विशाल कैनवास के नीचे बसे एक साधारण घर के अंदर एक किंवदंती का जन्म होने वाला था। इन मामूली दीवारों के भीतर दुनिया इस बात से अनभिज्ञ थी कि एक दिन इस बच्चे पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। हवा आशा और भाग्य की भावना से भरी थी, क्योंकि यह बच्चा बड़ा होकर परिवर्तन का प्रतीक, अटूट संकल्प का प्रतीक और सच्चाई का अवतार बनेगा। इसी कमरे में मां की चीखों और शुभ चिंतकों की फुसफुसाहट के बीच 2 अक्टूबर 1859 को भावी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी पहली सांस ली। किंवदंती का जन्म हो चुका था और हर गुजरते पल के साथ दुनिया एक ऐसी विरासत के जन्म का गवाह बनने वाली थी जो इतिहास की दिशा बदल देगी। इंग्लैंड की यात्रा। कानून का अध्ययन करने के लिए दृढ़ संकल्पित युवा मोहनदास करमचंद गांधी जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकल पड़े। भारत के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए वह सुदूर इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। समुद्र पार की यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों से बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश था। लंदन अपनी ऊंची इमारतों, हलचल भरी सड़कों और उद्योग की गड़गड़ाहट के साथ पोरबंदर के शांत तटीय शहर के बिल्कुल विपरीत खड़ा था। गांधी की यात्रा परीक्षाओं से रहित नहीं थी। उन्होंने नई संस्कृति, जलवायु और आहार की चुनौतियों का सामना करते हुए अनुकूलन के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह शिक्षा के अपने प्रयास में अटल थे। ज्ञान के पवित्र हॉल में उन्होंने अपने बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करते हुए कानून, दर्शन और विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में गहराई से प्रवेश किया। फिर भी ज्ञान की खोज के बीच उन्हें पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसे अनुभव जिन्होंने बाद में सामाजिक न्याय के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी 1899 में अपनी मातृभूमि लौट आए। इंग्लैंड की अपनी यात्रा से वे हमेशा के लिए बदल गए। यह एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत थी जो एक राष्ट्र की नियति को आकार देगी। दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक और नस्लीय असमानताएं। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के जीवंत शहर पीटरमैरिट्सबर्ग में मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय सामने आने वाला था। ऐसा सूट पहने हुए जो उनकी शिक्षा और परिष्कार को दर्शाता है, गांधी ट्रेन यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होकर मंच पर खड़े थे। हाथ में वैध टिकट लेकर बिना किसी बाधा के यात्रा करने के अपने अधिकार के प्रति आश्वस्त होकर वह प्रथम श्रेणी डिब्बे के पास पहुंचा, लेकिन उन्हें निराशा हुई। पूर्वाग्रह और नस्लवाद से प्रेरित होकर रेलवे अधिकारी ने उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि गैर यूरोपीय लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनुमति नहीं थी। गांधी का सदमा और आक्रोश स्पष्ट था, क्योंकि उन्हें ट्रेन से बेपरवाह तरीके से उतार दिया गया था। उनकी न्याय की भावना को गहरा ठेस पहुंची थी। मंच पर अकेले छोड़ दिए जाने पर गांधी को न केवल उस क्षण के अन्याय का सामना करना पड़ा, बल्कि उस व्यापक प्रणालीगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ा जो उस समय दक्षिण अफ्रीका को परिभाषित करता था। एकांत और चिंतन के उस क्षण में गांधी के भीतर प्रतिरोध की आग जल उठी। यह घटना भेदभाव और अन्याय से लड़ने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उत्प्रेरक होगी। इस महत्वपूर्ण क्षण से अहिंसक प्रतिरोध और न्याय की निरंतर खोज की यात्रा शुरू होगी, एक यात्रा जो अंततः इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। सत्याग्रह की जागृति, गांधी का अहिंसा का मार्ग। 1900 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की हलचल भरी सड़कों पर मोहनदास करमचंद गांधी के दिल और दिमाग में एक गहन जागृति आकार ले रही थी। गांधी, जो एक समय पश्चिमी सूट पहनते थे, ने अपनी पुरानी पोशाक उतार दी थी। साधारण नम्र कपड़े पहने हुए वह उन लोगों के बीच चले जिनकी वे सेवा करने आए थे। व्यक्तियों की एक विविध सभा के बीच उन्होंने हिंसा या बदले की बात नहीं की, बल्कि सत्य की शक्ति, सत्याग्रह की बात की, जो किसी भी हथियार से अधिक मजबूत शक्ति है। भीड़ ने सुना,
उनकी अभिव्यक्तियां जिज्ञासा से लेकर आशा तक थीं। सोच रही थीं कि क्या अहिंसा का यह मार्ग वास्तव में उत्पीड़न की ताकत को चुनौती दे सकता है। अहिंसक प्रतिरोध के एक नाटकीय कार्य में गांधी और उनके अनुयायी अन्याय के सामने दृढ़ता से खड़े रहे, भले ही उन पर हिंसा की बारिश हो रही थी। उत्पीड़क निराश हो गए, क्योंकि वे स्वयं हिंसा का सहारा लिए बिना उन लोगों की भावना को नहीं तोड़ सकते थे जो सत्य और न्याय के लिए खड़े थे। धीरे धीरे लेकिन लगातार सत्याग्रह के विचार ने गति पकड़ी। अहिंसा की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। अहिंसक विरोध, हड़ताल और सविनय अवज्ञा के कार्य जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सत्याग्रह का उदय हुआ। जोहान्सबर्ग के हृदय से एक विरासत का जन्म हुआ। सत्याग्रह की विरासत, एक ऐसी शक्ति जो न केवल उत्पीड़न को चुनौती देगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। भारतीय सूरज की प्रचंड गर्मी में सन 1930 में प्रतिरोध के महाकाव्य में एक नया अध्याय लिखा जाना तय था। एक अध्याय जिसे इत्साल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। अपने सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक विनम्र पोशाक पहने हुए गांधी साबरमती आश्रम में खड़े थे। उनकी आंखें कठिनाई और आशा दोनों से भरे रास्ते पर टिकी थीं। हाथ में एक साधारण छड़ी के साथ गांधी ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिसकी गूंज इतिहास में सुनाई देगी। एक ऐसा रास्ता जो ब्रिटिश शासन की नींव को हिला देने वाला था। भारत के सभी कोनों से पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े महात्मा के आह्वान पर एकजुट हुए। जैसे ही मार्च ने आकार लेना शुरू किया, धूल भरी भारतीय सड़कों पर चिलचिलाती धूप के तहत उन्होंने मार्च किया। गांधी आगे चल रहे थे और उनके पीछे अटूट संकल्प से चिह्नित चेहरों का एक समुद्र था। उन्होंने ब्रिटिश नमक कानूनों का उल्लंघन किया, झुके लेकिन कभी टूटे नहीं। शांतिपूर्वक समुद्र के किनारे से नमक इकट्ठा किया, जो अवज्ञा का प्रतीक था। और जैसे ही वे थके हुए लेकिन विजयी होकर दांडी के तट पर पहुंचे, इतिहास बन गया। एक अदम्य भावना जागृत हो गई थी और एक राष्ट्र का उदय हुआ था। स्वतंत्रता का निर्माण, चरखा क्रांति युग। ग्रामीण भारत के हृदय में शांत गांवों के बीच एक क्रांति चुपचाप घटित हो रही थी। एक क्रांति जो चरखे पर केंद्रित थी। पृथ्वी पर बैठकर गांधी ने अथक रूप से सूती धागा काता। उनकी उंगलियां उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलती रहीं, क्योंकि चरखा आत्मनिर्भरता और अवज्ञा का प्रतीक बन गया। देश भर में पुरुषों और महिलाओं, युवा और बूढ़े ने चरखा चलाया। उनके द्वारा काते गए प्रत्येक धागे में उन्होंने एक नए भारत का ताना बाना बुना। खादी आत्मनिर्भरता का कपड़ा, ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों की अस्वीकृति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रतीक है। एक विशाल सभा में चरखे को अपनी पृष्ठभूमि में रखते हुए गांधी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। चरखे के माध्यम से लोगों को न केवल विरोध का एक साधन मिला, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का एक रास्ता भी मिला, जिससे अनगिनत जिंदगियों का उत्थान हुआ। चरखे की शांत क्रांति में गांधी को भारत के संघर्ष का धड़कता हुआ दिल मिला, आत्मनिर्भरता, अवज्ञा और आशा का प्रतीक। एकता के लिए उपवास। 1940 के दशक की शुरुआत में एक हलचल भरे भारतीय शहर के चौराहे की पृष्ठभूमि में एकता और स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन सामने आने वाला था। अदम्य मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन। जमीन पर विनम्रता पूर्वक बैठे, अपनी विशिष्ट सादगी पहने हुए गांधी ने एकता की भावना को मूर्त रूप दिया और विविध राष्ट्र को एक साथ खड़े होने का आह्वान किया। उत्तरी पहाड़ों से लेकर दक्षिणी समुद्र तक, पूर्व से पश्चिम तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने हाथ मिलाया, एक समान लक्ष्य से एकजुट हुए, भारत की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और मार्चों में उन्होंने बैनर लेकर अपनी आवाज उठाई, जिसमें एकजुट स्वतंत्र भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी। एक मार्मिक क्षण में भूख हड़ताल से कमजोर हुए गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में एकता की तात्कालिकता और वह कीमत गूंज रही थी जो वह चुकाने को तैयार थे।
भीड़ के गंभीर चेहरों के बीच एक गहरा एहसास हुआ कि एकता और स्वतंत्रता एक कीमत पर आई, एक ऐसी कीमत जिसे वे सहन करने को तैयार थे। शहर के मध्य चौराहे पर गांधी बैठे थे, आशा की किरण, बलिदान का प्रतीक और एकता और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे राष्ट्र की अटूट भावना का प्रमाण। दांडी मार्च। वर्ष 1930 में दांडी के शांत तट पर एक महत्वपूर्ण घटना सामने आने वाली थी। दांडी मार्च। गांधी सादगी के प्रतीक दृढ़ अनुयायियों के एक समूह के साथ खड़े थे। उनकी पोशाक विनम्र थी, उनके दिल परिवर्तन की भावना से प्रज्वलित थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, युवा और बूढ़े, गांधी के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अन्यायपूर्ण कर और अत्याचारी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए मार्च के आह्वान के लिए उत्सुक थे। एक प्रतीकात्मक कार्य में जो इतिहास में गूंजता रहेगा, गांधी जी ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देते हुए और सविनय अवज्ञा की शुरुआत करते हुए मुट्ठी भर नमक लेने के लिए झुके। गांधी के नेतृत्व के साथ मार्च करने वालों का एक लंबा दस्ता आगे बढ़ा। उनके कदमों की आवाज एक गहरा संदेश गूंज रही थी, देश की आजादी की मांग। उन्होंने अडिग संकल्प के साथ मार्च किया, अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण ढंग से तोड़ा और अहिंसा की शक्ति से ब्रिटिश अधिकारियों का सामना किया। दांडी के तट पर उन्होंने सामूहिक रूप से नमक काटा, जो अवज्ञा और आत्मनिर्भरता का एक सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य था, जो एक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। आजादी की आधी रात। नई दिल्ली में भारतीय संसद की भव्यता के बीच एक राष्ट्र नियति की दहलीज पर खड़ा था। एक ऐसी नियति जिसका उसने दशकों तक जमकर और धैर्यपूर्वक पीछा किया था। केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे के साथ भारतीय ध्वज आधी रात की हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, स्वतंत्रता, आशा और एकता का प्रतीक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सभी उम्र और पृष्ठभूमि के भारतीय अपने साझा सपने, स्वतंत्रता के सपने के साथ एकजुट होकर एकत्र हुए थे। आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के मंच पर आए। उनकी आवाज गर्व और वादे से गूंज रही थी। जैसे ही नेहरू के शब्द पूरे देश में गूंजे, हर्षित भीड़ जश्न मनाने लगी। उनके संघर्ष के आंसू अब आजादी के आंसुओं में बदल गए। जिन नेताओं ने इस संघर्ष में अपना जीवन समर्पित किया था, वे एक साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर राहत थी और उनके दिल एक नए भारत के निर्माण के दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। जैसा कि भारतीय संसद रात के आकाश में शानदार ढंग से रोशनी में खड़ी थी, इसने न केवल एक युग के अंत का संकेत दिया, बल्कि एक नए संप्रभु भारत की शुरुआत की। स्वतंत्रता की आधी रात को एक राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ। शांति की विरासत। आजादी के बाद 1950 के दशक में भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा और मोहनदास करमचंद गांधी की विरासत ने इसके भाग्य को आकार देना जारी रखा। शांति की विरासत। किसानों ने खेतों में मेहनत की, बच्चों ने कक्षाओं में काम किया और नागरिकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। गांधी की प्रगति और एकता की दृष्टि वास्तविकता बन रही थी। भारत की सीमाओं से परे गांधी का अहिंसा का संदेश गूंजता रहा। उनके सिद्धांतों को नागरिक अधिकारों और शांति के लिए वैश्विक आंदोलनों में प्रतिध्वनि मिली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने गांधी के अहिंसा के दर्शन से प्रेरित होकर न्याय और समानता के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। भारत धर्मों और संस्कृतियों का एक विविध टेपेस्ट्री सद्भाव में रहता था, विविधता में एकता के गांधी के दृष्टिकोण का एक जीवित प्रमाण। संघर्षों का सामना करते हुए भारत ने अक्सर सत्य और अहिंसा के मूल्यों को कायम रखते हुए सुलह और शांति का रास्ता चुना। साबरमती आश्रम में जहां यह सब शुरू हुआ, गांधी की आत्मा जीवित रही। एक अनुस्मारक की शांति की उनकी विरासत हमेशा देश का मार्गदर्शन करेगी। दिग्गजों के नक्शे कदम पर आइए हम परिवर्तन की शक्ति को अपनाएं। गांधी और अन्य शहीदों की विरासतें जीवित हैं, जो हमारे युवाओं को वह परिवर्तन बनने के लिए प्रेरित करती हैं जो वे देखना चाहते हैं। साथ मिलकर हम भविष्य को आकार देते हैं। जय हिंद। यदि आप इस कहानी से सहमत हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और यदि आप कहानी कहने की एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में अपने विचार छोड़ना न भूलें। Thank you for watching and appreciate your time. If you like watching this video, please do like, subscribe, and hit the bell icon for my upcoming videos.